नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से मुझे बता दीजिए जो जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि आपके आ जाने से यह क्लास एक अलग स्तर पर पहुंच जाती है और इसको अलग स्तर पर पहुंचाने वाले आप ही लोग हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। तो फटाफट बता दीजिए जो जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं। मैं देख पा रहा हूं जैसा कि क्लास के अंदर अभी अवंतिका मिश्रा, दीपिका सिंह, चांदनी, दीपक, सुष्मिता, पवन चौधरी, आयुषी, आयुष, तनिष्का और तनु, राजेंद्र, ऋतुन्द्र, अवंतिका, हीना, पल्लवी, मिश्रा, गुंजन, जीवन, बजरंगी, जैबुन, विवेक, आकांक्षा और अदिति, चुनबुन और ये चिबानी, शिवानी नहीं चिबानी, ये अलग चल रही है, निशा, दिशु, बहुत सारे बच्चे आए हैं और बड़ा अच्छा लगा भाई आपको देखकर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस खास क्लास को। मॉडर्न हिस्ट्री को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो भारतीय इतिहास जो है आधुनिक और बहुत खास। तो नाउ वी आर मूविंग फर्दर। अभी तक जो बातें हम कर चुके थे उससे आगे इन बातों को बढ़ाया जाएगा और आपको हर वो अध्याय, हर वो बिंदु समझाया जाएगा। ये आपका होता है टॉपिक जिसके अंदर हमारा जो क्षेत्र राज्यों का उदय और यूरोपीय शक्तियों का उदय चल रहा था, है ना। टू द पॉइंट। अब इसके अंदर जो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका था कि भाई इस तरीके से टुकड़े हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बंगाल, अवध, जाट, राजपूत, मराठा, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। अब भाई मैंने बताया कि इन सब के पीछे रीजन क्या था, कैसे ये बढ़ पाए। इसके पीछे बढ़ने का जो बड़ा रीजन वो ये था कि भारत के अंदर औरंगजेब की हो जाती है डेथ, और जैसे ही औरंगजेब निपटता है भारत में, उसके तुरंत बाद कोई भी पावरफुल रूलर नहीं आया। और इसी वजह से भारत के अंतर्गत जो लेटर मुगल एरा है वो बहुत ज्यादा फीबल रहा, बहुत कमजोर रहा। उसी के बारे में चर्चा चल रही थी और भारत में मैंने आप बहादुर शाह प्रथम के बारे में बता चुका था और यहां पर जहांदार शाह के बारे में बातें चल रही थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में ये जो पॉइंटर हैं ये थोड़े गड़बड़ा रहे हैं, आपकी कमेंट हम तक नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए कि क्या आपको ऑडियो और वीडियो क्या क्लियर है या नहीं। ठीक है, क्योंकि वो बताना बेहद जरूरी है। ठीक है, बताते रहिए, कोई इशू तो नहीं है। फटाफट बताओ, इसके आगे हम बढ़ते हैं, क्या हुआ है फटाफट बताइए फटाफट। चलिए, मेरे ख्याल से अब ठीक है। ओके, मेरे ख्याल से अब ठीक है। कैसे हैं? मैं तो यार बिल्कुल गच्छ हूँ, आप बताइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, माहौल अलग ही अंदाज का है, वो रहता ही है दिलराज अपना। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था यहाँ पर किस रूलर की बात कर रहा था बच्चे। यहाँ जहांदार शाह की बात चल रही थी। इतिहासकारों ने इसे लंपट मूर कहा है। इसके द्वारा किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझिएगा, इसके समय में जो जहांदार शाह है, इसके इंपोर्टेंट वर्क्स में दो तरीके के काम आपको याद रखने होंगे। पहले वो काम जो इसके वजीर के द्वारा किए गए हैं और कुछ वो काम जो इसने स्वयं करे हैं। तो वो काम जो इसके वजीर के द्वारा किए गए हैं, पहले हम उनको देखते हैं। महत्वपूर्ण कार्य, अगर मैं इसको जूम कर लूं यहाँ पे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे अगर मैं इसको जूम कर लूं ताकि मैं थोड़ा लिख पाऊं एक्स्ट्रा। चलिए, बहुत बढ़िया। और यहां पर आप समझेंगे महत्वपूर्ण कार्य जो इसके वजीर किसने किए? जुल्फिकार ने किए। इसके वजीर जुल्फिकार ने किए। इसके वजीर जुल्फिकार ने किए। इसका जो वजीर है जिसका नाम जुल्फिकार था, वो बड़ा फेमस रहा है इसके समय में, क्योंकि इसके हाथ में एक्चुअल पावर थी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि वो इंपॉर्टेंट काम क्या है। सबसे पहले इसने राजपूतों के साथ एक बड़ी संधि की।
जुल्फिकार ने राजपूतों से संधि की, राजपूतों से संधि, राजपूतों से संधि की, राजपूतों से संधि की, ठीक है, संधि की, ट्रीटी विद राजपूत्स, ट्रीटी विद राजपूत्स, राजपूत के साथ संधि की गई है। इन्होंने क्या किया है बाबू, राजपूतों के साथ संधि की है, जिस संधि में सबसे पहले आप समझना, जो मेवाड़ क्षेत्र था, जो मेवाड़ क्षेत्र है जहां अजीत सिंह राज किया करते थे, उस मतलब वो राजा अजीत सिंह को मेवाड़ के साथ साथ एक और क्षेत्र दे दिया जाता है जो था गुजरात। तो अजीत सिंह जी को गुजरात मिलता है। राजपूतों से संधि की और मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के राजा अजीत सिंह को दिया जाता है क्या भला, गुजरात। अजीत सिंह जी को गुजरात दिया गया। अजीत सिंह जी को क्या दिया गया बाबू, गुजरात। अजीत सिंह जी को क्या दिया गया, गुजरात दिया गया, गुजरात दिया गया, ठीक है। गुजरात मतलब पूरा गुजरात नहीं दिया, मतलब कहने की बात है गुजरात की सूबेदारी दी गई, गुजरात की सूबेदारी दी गई, सूबेदारी दी गई, ठीक है, सूबेदारी ऑफ गुजरात, गवर्नरशिप ऑफ गुजरात। दूसरा, आपके आमेर के राजा भी थे, आमेर के राजा, उनका नाम क्या था, आमेर के राजा, आमेर के राजा थे जयसिंह सेकंड, जयसिंह द्वितीय, जयसिंह टू, जयसिंह टू। तो जयसिंह टू जी को यहां पर क्या मिलता है जी, इनको आगरा की सूबेदारी मिलती है। पहला तो इनको मिलती है आगरा की सूबेदारी और दूसरा मालवा की सूबेदारी, मालवा और आगरा मिलता है इनको। इनको क्या कहां की सूबेदारी मिली, मालवा और आगरा की सूबेदारी, मालवा और आगरा सूबेदारी, आगरा और मालवा सूबेदारी, मालवा सूबेदारी। मैं एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरी पुरानी किताबों में और मेरे पुरानी नोट्स में यहां मैं सिर्फ मालवा लिख के रखता था, आगरा में पहली बार ऐड कर रहा हूं। और आगरा को ऐड करने की जो मतलब जरूरत है वो क्यों पड़ी, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक परीक्षा हुई थी जिसमें कहा गया कि आगरा की सूबेदारी किसके पास थी, तो जयसिंह द्वितीय जी के पास थी, इसलिए मैं यहां पे एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, ठीक है। काइंडली इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट काम है जो जुल्फिकार ने किए हैं, ठीक है, राजपूतों के साथ संधि की है। जो अजीत सिंह जी हैं, अजीत सिंह जी हैं, महाराजा अजीत सिंह पूरा नाम है, इनको गुजरात की सूबेदारी मिली है। आमेर के राजा जयसिंह सेकंड को आगरा और मालवा की सूबेदारी मिली है। मेरे ख्याल से आप इस चीज को याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना। अच्छा, जयसिंह जी का एक उपनाम और भी था, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। सर मिर्जा राजा और सवाई का टाइटल, हाँ बेटा लिखने के लिए लिख सकते हैं, बट जब मैं राजपूत किंगडम पढ़ाऊंगा तब मैं उन टाइटल्स के जिक्र करता हूं। जैसे जयसिंह जी के पास सवाई का टाइटल था, मिर्जा राजा का टाइटल था, इनके पास महाराजा का टाइटल था। तो जब हम राजपूत किंगडम पढ़ेंगे ना, हम तब उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं, जैसे राज राजेश्वर का टाइटल भी अजीत जी के पास, तो वो हम आगे पढ़ते हैं, है ना। मिर्जा राजा, राज राजेश्वर, ठीक है, महाराजा, सवाई। सवाई का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसके पास एक आदमी से ज्यादा की शक्ति हो, यानी सवा आदमी की शक्ति हो। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग। तो भाई ये है मेवाड़ एरिया है, ये मेवाड़ एरिया है, और दैट इज आम्बेर एरिया है, आम्बेर एरिया है। तो इनके बारे में बात थी। अब इनके इंपॉर्टेंट वर्क तो ये है, लेकिन इनकी डेथ रीजंस क्या है, इनको क्यों मार दिया गया वो समझते हैं। इंपॉर्टेंट वर्क एक दूसरे तरीके में, ठीक है। इनके दमन के प्रमुख कारण, दमन के कारण, दमन के कारण, रीजन ऑफ डिक्लाइन। इनका कार्यकाल एक ही वर्ष क्यों चल पाया, आपने सोचा नहीं कि सर ये एक ही साल चल पाए, ऐसा क्या किया था इन्होंने जो एक ही साल चल पाए। अब आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि अरे भैया अलग ही आदमी थे। सर वजीर का मतलब क्या होता है बेटा, चीफ मिनिस्टर वजीर होता है, चीफ मिनिस्टर वजीर होता है। अब समझिए इनके डिक्लाइन, रीजन ऑफ डिक्लाइन, रीजन ऑफ डिक्लाइन आप समझ जाएंगे तुरंत, रीजन ऑफ डिक्लाइन कि अच्छा 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 सर ये मैटर था, तो आप समझेंगे बेटा। रीजन ऑफ डिक्लाइन में ये दिल्ली की एक महिला से प्रेम चक्र में आ गया, दिल्ली की महिला ने इसको जाल में फंसा लिया। उसका जो नाम था, दिल्ली की महिला का जो नाम था वो बेसिकली क्या था, लाल कुंवर। लाल कुंवर दिल्ली की एक महिला थी, ठीक है, जिसके साथ इनके अवैध संबंध थे, ठीक है। अब ये समझ लो, दिल्ली की महिला थी एक, लाल कुंवर से प्रेम प्रसंग था इसका, लाल कुंवर से प्रेम प्रसंग था, लाल कुंवर से प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग। सभी नाखुश थे। क्यों नाखुश थे, देखो मैं बहुत ज्यादा
मतलब वो तो नहीं बोल सकता, मतलब सारी बात क्लियर नहीं बोल सकता, लेकिन लाल कुंवर जी का एक से अधिक पुरुष के साथ प्रेम प्रसंग था। उम्मीद है कि आप उस बात से समझ पाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लाल कुंवर से इनका प्रेम प्रसंग था, जो कि सभी इस बात से नाखुश थे, सभी नाखुश थे, नाखुश थे। और इसी वजह से इनके भतीजे ही इनकी हत्या कर देते हैं, इन भतीजे ही इनकी हत्या कर देते हैं। इसी वजह से आप समझना, इसके चलते इनका जो भतीजा है फर्रुख शेर इनकी हत्या कर देता है, ठीक है। इनका जो भतीजा है, इस कारण फर्रुख शेर के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, जो इनका भतीजा है, इस कारण भतीजे फर्रुख शेर द्वारा, फर्रुख शेर द्वारा हत्या, फर्रुख शेर द्वारा हत्या, शेर द्वारा हत्या, द्वारा हत्या। पूछा जाता है कि भाई फारूक शेर ने हत्या कब की? 1713 में। लेकिन फारूक शेर ने इसके लिए हेल्प ली थी, फारूक शेर ने इसके लिए हेल्प ली थी सैयद भाइयों से, फारूक शेर ने इसके लिए हेल्प ली थी सैयद ब्रदर्स से, हेल्प फ्रॉम सैयद ब्रदर्स। इसने किससे हेल्प ली थी? हेल्प फ्रॉम सैयद बंधु, सैयद ब्रदर्स, सैयद ब्रदर्स। उनको युग निर्माता कहा जाता था। सैयद बंधुओं को क्या बोलते थे? युग निर्माता, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा भाई मिस्टर आकांक्षा, सॉरी मिस आकांक्षा, ठीक है। मेरे मेरे मुंह तो निकट गई भाई, ठीक है। चलो ध्यान नहीं दिया हमने। ओके, मेरे ख्याल से यार ये चीज आप नोट कर पाएंगे और आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं रही होगी। अगर आप नोट कर पाए हैं तो मुझे फटाफट बता दीजिए कि सर नोट हो चुका है पूरा, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, सही है। हाँ भाई, नोट हो गया। हाँ, नेक्स्ट पेज पर आप बढ़िए। इसकी डेथ के बाद, क्योंकि इसके भतीजे ने इसकी हत्या करी है, जिस भतीजे का नाम है फर्रुख शेर। अब फर्रुख शेर बनेगा अगला राजा। फर्रुख शेर का जो टेन्योर है वो काफी ठीक ठाक टेन्योर रहेगा, नाम देखते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए फर्रुख शेर, अगला राजा है फर्रुख शेर। नेक्स्ट किंग कौन है? फर्रुख शेर। फर्रुख शेर, फर्रुख शेर। सबसे पहले फर्रुख शेर का जो कार्यकाल है वो समझना होगा आपको। कार्यकाल, तो कार्यकाल है इसका 1713 से लेके 19 के मध्य। मैं कि ठीक है भाई। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसको राजा बनाने में सबसे अधिक योगदान किसने किया? राजा बनाने में योगदान, बनाने में योगदान किसने किया है? सर राजा बनाने में योगदान किया है सैयद बंधुओं ने, सैयद ब्रदर्स। राजा बनाने में योगदान है उनका, सैयद बंधुओं का, सैयद बंधु, सैयद बंधु। सैयद बंधुओं का नाम बताइए मुझे, जो बच्चा बताएगा अभी आपको चॉकलेट भिजवा देते हैं, चाय भिजवा दें या फिर बताओ, ठीक है। चलिए, सैयद बंधु या सैयद ब्रदर्स, ब्रदर्स नाम बताइए, सैयद बंधुओं के नाम, ठीक है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह आती है कि इसके द्वारा क्या कुछ इंपॉर्टेंट कार्य किए गए हैं। सबसे पहले इसने क्या किया? 1714 में इसके द्वारा
इसे जो मेवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ बोलते हैं जिसको, मेवाड़ बोलते हैं, वहां पर इसने अटैक किया। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, अब्दुल्ला एंड हुसैन अली, अब्दुल्ला एंड हुसैन अली, बहुत बढ़िया। अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान, अब्दुल्ला खान है एक, और दूसरा क्या है, हसन अली। अब्दुल्ला खान, दूसरा नाम बताइए। ठीक है, ठीक है, एंड हुसैन, बहुत बढ़िया। ठीक है, अरे ये नीचे करना, ये कौन है ये? अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली, हाँ ठीक है। ये रुको रुको बस यहीं पे, एक मिनट, हाँ अरे नीचे वाला कमेंट था। ठीक है, ठीक है, एंड हुसैन, बहुत बढ़िया। हाँ कर दो, नॉर्मल कर दो कमेंट। हुसैन खान सही लिखा है, मैं सिर्फ कमेंट देख रहा था। लेकिन इसमें क्या, इसमें कुछ एक पॉइंटर्स बनते हैं कि सर हसन भी तो था, हसन किसका नाम था? बेटा इसी का नाम हसन भी था, इसी को हसन नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज हसन अली, इसको कहते हैं। लेकिन इसका अब्दुल्ला है बेसिकली, अब्दुल्ला। ठीक है, एंड दिस इज हुसैन, दैट इज द पॉइंट। 1714 में जैसे मैंने बताया, इसके इंपोर्टेंट वर्क्स में पहला ही काम ये आता है। इंपोर्टेंट वर्क्स देखिए, इंपोर्टेंट वर्क्स, इंपोर्टेंट वर्क्स देखिए क्या है। इंपोर्टेंट वर्क्स, महत्वपूर्ण कार्य, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 1714 में मारवाड़ पर आक्रमण, मारवाड़ आक्रमण। मारवाड़ पर इसने आक्रमण किया है। किस पे किया है? मारवाड़ पर आक्रमण किया है। ठीक है, चलिए अब देखो, मारवाड़ पर जो आक्रमण किया है, मारवाड़ के राजा कौन थे? सो दैट वाज अजीत सिंह। अजीत सिंह, अजीत सिंह इस बैटल को हार जाते हैं। अजीत सिंह इस बैटल को हार जाते हैं। अजीत सिंह इस बैटल को नहीं जीत पाते और वो इस बैटल को हार जाते हैं। कमांडर का नाम क्या था? हुसैन खान। कमांडर का नाम क्या था? हुसैन खान। अजीत सिंह वर्सेस हुसैन खान का बैटल होता है। हुसैन खान, ये वाले हुसैन खान ये नहीं है, ये अलग अलग आदमी है। अब हुसैन खान के और अजीत सिंह के मध्य बैटल होता है, जो इनका सेनापति था। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा अपनी बात को कि ये वाला हुसैन खान, ये हुसैन खान नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अजीत सिंह इस बैटल को हार जाते हैं। इसकी वजह से, इसके रिजल्ट की वजह से क्या होता है देन? रिजल्ट ये निकलता है कि इनको अपनी पुत्री इंदिरा कुंवर का विवाह फर्रुख शेर से कराना पड़ता है। बदला लिया जाएगा बराबर, लेकिन वो आगे लिया जाएगा। बहरहाल यहां पर क्या देखेंगे आप कि इनको अपनी पुत्री, अजीत सिंह को अपनी पुत्री, अजीत सिंह जी को अपनी पुत्री, अपनी पुत्री, अपनी पुत्री इंदिरा कुंवर का विवाह, इंदिरा कुंवर का विवाह, इंदिरा कुंवर का विवाह फर्रुख शेर से कराना पड़ा। फर्रुख शेर से कराना पड़ा, कराना पड़ा। तो ये एक बड़ी मजबूरी उनके सामने आती है, बट फिर भी आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना इसको, बहुत बढ़िया तरीके से आप याद रखना। इसके बाद इनके द्वारा और भी काम किए गए हैं, जैसे 1716 में बंदा बहादुर, 1716 में बंदा बहादुर की हत्या के आदेश दिए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए। सिख, एक सिख पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे, 1716 में उसकी हत्या करते हैं। 1716 में बंदा बहादुर जी की पुत्र की हत्या, बंदा बहादुर जी की हत्या, बंदा बहादुर जी की हत्या, जी की हत्या जो दिल्ली में हुई है, एट दिल्ली। इनकी हत्या का चित्रण बहुत ज्यादा मतलब मार्मिक है। इनका एक बेटा था जिसका नाम था अजय सिंह, बहुत छोटी सी एज थी, 4 से 8 साल के बीच में था। तो पता है, उस बच्चे को मार के उसका जो फ्लैश होता है, फ्लैश आप समझते हैं ना, मतलब बॉडी का मांस, बॉडी का मांस बंदा बहादुर जी के जबरदस्ती मुंह में ठूसा जा रहा था। इस तरीके का एक चित्रण है। कहा जा रहा था कि तुम्हें इस्लाम कबूलना ही होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा। तुम मेरे पुत्र को पहले ही मार चुके हो, तो मुझे उस बात से कोई अब बचा ही नहीं है, कुछ मोहता है इस दुनिया से, मेरा कोई मोहता है भी नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जान की परवाह करूंगा। और बहुत ज्यादा मतलब अलग लेवल का यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन अफसोस कि वो हमारी एनसीईआरटी बुक्स में इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, बहरहाल बाकी बुक्स में मिल जाता है वो अभी भी, बट इस तरीके से आप इनका याद रखेंगे। इनकी भी हत्या कर दी जाती है यहाँ पर। 1717 में ब्रिटिशों के लिए
बंगाल में ट्रेड फ्री कर दिया जाता है। ये भी एक बड़ा इंसिडेंट है। 1717 में, 17 में फरुख के आदेश पर, फरुखशियर के आदेश पर, फरुखशियर के आदेश पर, फरुखशियर के आदेश पर बंगाल में ब्रिटिशों के लिए, बंगाल में ब्रिटिशों के लिए, बंगाल में ब्रिटिशों के लिए व्यापार टैक्स फ्री कर दिया गया, व्यापार कर मुक्त कर दिया गया, कर मुक्त कर दिया गया, व्यापार कर मुक्त, टैक्स फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, टैक्स फ्री कर दिया जाता है कंप्लीटली। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब यहां पे कुछ ऐसा होगा जो किसी ने नहीं सोचा है। सैयद ब्रदर्स अब थोड़े डोमिनेंस में आएंगे, सैयद ब्रदर्स अब थोड़ा डोमिनेंस में आएंगे। 1719 में वो दिल्ली की संधि कर देंगे। 1719 में होती है ट्रीटी ऑफ दिल्ली, 1719 में होती है ट्रीटी ऑफ दिल्ली, ट्रीटी ऑफ दिल्ली, जिसको बोलते हैं दिल्ली की संधि, दिल्ली की संधि, दिल्ली की संधि। अब दिल्ली की संधि जो हुई है ना बच्चे, इनके बारे में थोड़ा याद रखना, किस किस के बीच में। सैयद बंधु, सैयद बंधु, सैयद बंधु के बीच में हुई। और दूसरा व्यक्ति जो आपको यहां देखने को मिलता है सैयद बंधु के अलावा, दूसरा ट्रीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की संधि में इनके अगेंस्ट में है विश्वनाथ पेशवा, पहले पेशवा। ठीक है, विश्वनाथ पेशवा, विश्वनाथ पेशवा, बाजीराव नाम सुना है, बाजीराव बल्लाल, उनके पापा हैं ये विश्वनाथ पेशवा जी, इनके मध्य पेशवा जी। तो अब एक बात समझो, संधि करने के लिए आना तो चाहिए था राजा को, पर राजा है आया नहीं। तो यहां कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि विश्वनाथ पेशवा जी या सैयद ब्रदर्स जो हैं वो अवहेलना कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, इस संधि में तय किया गया था कि मराठा कभी भी दिल्ली पर अटैक नहीं करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है कि कभी भी मराठा दिल्ली पर अटैक नहीं करेंगे। दे विल नेवर अटैक दिल्ली, इवन देयर एंसेस्टर्स। यानी ना तो विश्वनाथ पेशवा कभी दिल्ली पर अटैक करेंगे, ना इनका बेटा ना उनका बेटा कभी दिल्ली पर अटैक नहीं करेंगे। तो ये चीज तय की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे हम उसको देखेंगे भी। ठीक है, बट यहां तक आप समझ पाए होंगे, मेरा तो ये मानना है पहले तो। ठीक है, याद रखिए ट्रीटी ऑफ दिल्ली। और यहाँ पे जो बच्चा कह रहा है सर प्लीज इसको थोड़ा इंग्लिश में भी लिख दीजिए, बेटा ट्रेड फ्री, थोड़ी सी इंग्लिश है बस, ये लो ट्रेड फ्री, कर मुक्त, ये लो ट्रेड फ्री कर दिया है ना इन बंगाल। रुतु मेरे भाई थोड़ा बहुत ना हल्का सा यार कोऑर्डिनेट कर लो, मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता है, बताओ। अच्छा, ये इसके करने के बाद यहीं पे समझना, फरुखशियर सैयद ब्रदर्स को से नाराज हो जाता है। वो कहता है ये क्या बात हुई है, ये क्या बात हुई, मैं राजा हूं, मैं संधि करूंगा, तुम कैसे कर रहे हो। बस इस बात पे मैटर हो जाता है, याद रखना। 1719 में, 1719 में, या मैं चलो इसे नेक्स्ट पेज पर लिख दूंगा, पहले ये नोट करो और बताओ कि नोट होने के बाद आपको समझ में आया या नहीं आया। लिखने के लिए मैं यहां भी लिख सकता हूं, लेकिन उसमें वो बात कहां। ठीक है, चलिए लो भाई लिखो। यार पता नहीं कमेंट्स वगैरह इंटरनेट वगैरह में इशू हो रहा है, कुछ कुछ तो इशू हो रहा है। ठीक है, फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया। हाँ, आंचल कह रही है इस तरह डेयरी मिल्क, बेटा डेली मिल्क तो पी सकते हैं आप, पर डेयरी मिल्क का क्या ही चक्कर है भाई, मेरी समझ से बाहर है ये चीज, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो आप, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या हो। अब जैसा मैंने बताया 1719 में,
1719 में ये जो व्यक्ति है ना चिरकुट, फर्रुख शियर, ठीक है, ये सैयद बंधुओं का विद्रोह कर देता है। 1719 में फर्रुख शियर सैयद बंधुओं को विद्रोही घोषित करता है। इसको मैं इंग्लिश में लिख दूंगा क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। विद्रोही घोषित करता है। तो इसको लिख लेना, फर्रुख शियर डिक्लेयर्ड सैयद ब्रदर्स एज ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार। तो ट्रेटर घोषित किया है ना। अब जैसे ही ट्रेटर इसको घोषित किया, याद रखना 1719 में ही, 19 में सैयद बंधु प्लस सैयद बंधु मराठों प्लस अजीत सिंह जी के साथ मिलकर फर्रुख शियर की हत्या कर देता है। फिर फर्रुख शियर की हत्या कर दी जाती है मिलकर। फर्रुख शियर की हत्या की जाती है। फर्रुख शियर की हत्या की जाती है। फर्रुख शियर वॉज किल्ड। फर्रुख शियर की क्या हो जाती है बेटा? हत्या होती है, किल्ड। अब यहां पर जो इसकी हत्या की गई है, अब याद रखना इसका एक उपनाम भी था, इसका एक उपनाम और भी था। इसको लोग घृणित कायर बोलते थे। लोग इसको क्या बोलते थे? घृणित कायर। ऑल्सो नोन एज घृणित कायर। घृणित कायर का जो नाम है वो भी दिया गया है इसी को, घृणित कायर। फीबल, ठीक है, कावर्ड, फीबल कावर्ड, हीनियस कावर्ड, फीबल कावर्ड या हीनियस कावर्ड आप बोल सकते हैं। तो अजीत सिंह जी इसकी हत्या करते हैं और इंदिरा कुंवर को अपने साथ ले जाते हैं। इंदिरा कुंवर इन्हीं के साथ वापस चली जाती है। इसके समय में ही क्या शाही फरमान जारी होता है? संध्या निषाद का कहना है, संध्या मेरे बच्चे 1717 में फर्रुख शियर के आदेश पर बंगाल में ब्रिटिशों के लिए व्यापार कर मुक्त हुआ। यही एक शाही आदेश था, ठीक है। चलो अब यहां पे मैंने बताया कि 1719 में सैयद ब्रदर्स मराठों प्लस अजीत सिंह के साथ मिलकर फर्रुख शियर की हत्या कर दी जाती है और यही जो अजीत सिंह है वो इंदिरा कुंवर को अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है, याद रखना। दिस वाज द पॉइंट। सर दामाद था तो हत्या की, देखो वो शादी जबरदस्ती की गई थी, वो शादी मन का संबंध नहीं था, वो जबरदस्ती था। इसलिए था ताकि अजीत सिंह फ्यूचर में दोबारा से फर्रुख शियर पे अटैक ना करे। वो एक पॉलिटिकल मैरिज थी, ठीक है, संबंध नहीं मिल रहे थे, न मन मिले न संबंध। अंत में हुई हत्या फर्रुख शियर की। हत्या के बाद आत्मा का परमात्मा से मिलन और इंदिरा कुंवर का उनके पिताश्री से। ये थी जी बात, ठीक है। बदला लिया गया, बराबर दिया गया, परंतु उस समय विवाह होना वो गलत था, नहीं होना चाहिए था, पर हुआ, इसलिए मैंने आपको बताया। इसके बाद सैयद ब्रदर्स आते बहुत ज्यादा पावर में, क्योंकि सैयद ब्रदर्स को यहां सपोर्ट मिलता है मराठों से, अजीत सिंह से। तो ना तो कोई राजस्थान से कोई राजपूत रूलर इससे लड़ने के लिए आने वाला है सैयदों से, ना ही कोई मराठा इनसे लड़ने के लिए आया है सैयदों से। तो सैयद बहुत फ्रीली मूव करेंगे। अब सैयद बंधुओं के द्वारा रफीउ दर्जात को रूलर बनाया गया। अब सैयद बंधुओं के द्वारा, अब यहां सैयद बंधुओं का वर्चस्व, ठीक है, डोमिनेंस ऑफ सैयद ब्रदर्स। यहां अब ये सीरीज आती है डोमिनेंस ऑफ सैयद ब्रदर्स की, ठीक है। चलिए, डोमिनेंस ऑफ सैयद ब्रदर्स। अब बच्चे इसमें सबसे पहले क्या सैयद बंधु, सर क्या सैयद बंधु खुद गद्दी पे नहीं बैठ सकते थे? नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि इनके अंदर शाही खून नहीं था। शाही खून, सर ये क्या कॉन्सेप्ट है?
बेटा मुगल्स के अंदर ये थियरी है कि अगला रूलर वही बनेगा जिसमें शाही खून रहा हो, अगर वो नहीं होगा तो जो जनता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो सैयद ब्रदर्स कभी भी खुद रूलर नहीं बन सकते थे क्योंकि वो सैयद थे। सैयद होते हैं शिया वंश के, शिया वंश डोमिनेंस में नहीं आ सकता था, इसलिए उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने लोग चुन लिए कि हम तुम्हें राजा बनाएंगे, वी कांट बी किंग बट वी कैन बी किंग मेकर। ठीक है, याद रखना। तो इस वजह से किंग मेकर बने। सबसे पहले इन्होंने नेक्स्ट राजा किसको चुना, नेक्स्ट किंग किसको चुना, रफी उद दर्जात को। रफी उद दर्जात को इन्होंने अगला रूलर चुना। किसको चुना, रफी उद दर्जात को चुना 1719 में, और लगभग 100 दिनों तक रूलर रहा था। 1719 में अगला रूलर चुना गया रफी उद दर्जात। रफी उद दर्जात, रफी उद दर्जात को पेट रोग था, इसके पेट में पीलिया या जॉन्डिस वगैरह ऐसा कोई रोग था इसको, ये 100 दिनों में लगभग मर गया। रफी उद दर्जात डाइड इन 100 days। रफी उद दर्जात रफी उद दर्जात डाइड इन 100 days, अबाउट 100 days। 98 दिन में मरा है, पर लगभग कहते हैं कि मतलब 100 दिन में मरा था, पर 98 days में, 98 days तक ये रूलर रहा। लगभग 100 दिन बोलते हैं इसी वजह से। ठीक है, तो इसको क्या पेट रोग के कारण मृत्यु हुई है, पेट रोग इसको कोई, ठीक है, एब्डोमेन डिजीज इसको कोई थी, ही वाज सफरिंग फ्रॉम एनी एब्डोमेन डिजीज, और इसी वजह से इसकी हो जाती है डेथ। रफी उद दर्जात को रजिस्टर किया जाता है शॉर्टेस्ट टेन्योर किंग, शॉर्टेस्ट टेन्योर किंग, सबसे छोटा अगर किसी का कार्यकाल था दैट वाज रफी उद दर्जात। ठीक है, चलिए, टीवी थी सर इसे। ठीक है, आकांक्षा सोलंकी जो है उस समय डॉक्टर थी, नर्स का काम किया है आकांक्षा सोलंकी ने बहुत लंबे समय। ये कह रही सर इसको टीबी थी। अच्छा, मैं जानकर हैरान हूं कि ट्यूबरोसी बैक्टीरियम एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से टीबी फैलता है, उसकी जो खोज है वो 1719 के बाद हुई है, ये पहले से बता रही है उसको टीबी थी। तो काफी इंटरेस्टिंग बात रही होगी, आकांक्षा कोई छोटी मोटी आदमी तो है नहीं, है ना, तो काफी क्लासी आदमी है, उस समय टीबी कर दे रही है जब टीबी ही नहीं था। अलग लेवल है जी इनका, खैर छोड़िए। बेटा पेट का रोग है ना, अब पेट का रोग कई तरीके का हो सकता है भाई इसको टीबी हो, एलईडी हो, एलसीडी हो, कुछ भी हो सकती है, बस पेट रोग का है। आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने एब्डोमेन डिजीज लिख दी है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक कह रहा है माता, अच्छा मारा कह रहा है, ठीक है, मुझे देखा कि माता का रोग हो गया था, मैं क्या अभी पहले इसके देवता उतारू में है। इसके बाद नेक्स्ट किंग दूसरा आता है, इसका भाई 1719 में आता है दूसरा, जिसका नाम है रफीउद्दौला। रफीउद्दौला आया सेकंड, रफीउद्दौला। दर्जात के बाद आता है दौला, रफीउद्दौला, रफीउद्दौला। नेक्स्ट कौन आया भाई, रफीउद्दौला आता है नेक्स्ट। ठीक है, हाँ, तो रफीउद्दौला आता है, इसने कई सारी जो है इमारतों का पुनरुद्धार कराया, कोई नई इमारत नहीं बनवाई, बहुत सारी जो इमारत हैं उनका पुनरुद्धार कराया था। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है जी, पुनरुद्धार कराया, बहुत फेमस है पुनरुद्धार किसका, बहुत सारी बिल्डिंग्स का, तो रीजेनोवेशन कराया है, रिनोवेशन, रिनोवेशन के लिए बहुत फेमस है ये, कि बहुत सारी रिनोवेशन इसने कराया है, किसका, बिल्डिंग्स का, बहुत सारी इमारतों का, बिल्डिंग्स का। इस वजह से इसको एक उपाधि मिलती है शाहजहां सेकंड की उपाधि, इसकी उपाधि मिलती है शाहजहां सेकंड की उपाधि, ही गॉट द टाइटल ऑफ शाहजहां सेकंड, इसको एक उपाधि मिलती है शाहजहां सेकंड की। उपाधि किस चीज की, शाहजहां सेकंड की उपाधि मिली, शाहजहां सेकंड की उपाधि, शाहजहां सेकंड की उपाधि इसको मिली, शाहजहां सेकंड की उपाधि इसको मिली है, याद रखना। ठीक है, चलिए, बस इसकी उपाधि है टाइटल। इसके बाद ये भी लंबे समय तक नहीं रह पाया, 1719 में इसकी भी पार्किंग लगा दी गई। इसके बाद आएगा अगला रूलर, अगला रूलर आएगा जो काफी पावरफुल रहेगा, अगला रूलर आएगा जो काफी पावरफुल रहेगा, जिसका नाम है रोशन अख्तर। ठीक है, रोशन अख्तर, इसकी हत्या कर दी गई है हालांकि। अच्छा, ऐसा मत सोचना कि ये ग्राफ पे नहीं है, जो ग्राफ मैंने आपको दिया है वहां पर भी है, इस ग्राफ में भी है ये लोग। औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद रफी उद शान के जो बेटे हैं, ठीक है, रफीउद्दौला एंड रफी उद दर्जात, ये बने हैं।
और उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आपको देखने को मिल जाएगा दैट वाज जो खुजश्ता अख्तर था उसका बेटा रोशन अख्तर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कौन था? मोहम्मद शाह यार इनका था तो भाई, रिश्ते में तो भाई लगता था, पर इनके ताऊ का भाई था, इनके ताऊ का बेटा था तो भाई लगा, इनके ताऊ का बेटा था तो भाई लगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है चलिए ले भाई लिख। अब नेक्स्ट रूलर लिखना है आपको, नेक्स्ट रूलर, नेक्स्ट रूलर फटाफट नोट करिए। बेटा गीतम आप मुझसे पढ़ लीजिए, उतना पर्याप्त होगा। ठीक है, किसी दिन आपको बताएंगे भी कि कैसे कैसे क्या होता है ना जी। नेक्स्ट रूलर हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट रूलर की, जिसका नाम क्या है? मोहम्मद शाह फर्स्ट। अगला शासक नेक्स्ट रूलर मोहम्मद शाह, ये अलग ही राजा है, इसके शौक खत्म नहीं हो पा रहे हैं। नाम मोहम्मद शाह फर्स्ट, बहुत अलग ही राजा है मोहम्मद शाह फर्स्ट। असली नाम जो है इसका वो है रोशन अख्तर। क्या नाम है? रोशन अख्तर। इसका है रोशन अख्तर नाम है इसका, नेम इसका क्या है भाई? रोशन अख्तर। रोशन अख्तर ऋतिक रोशन का भाई था ये? नहीं यार, वो अलग आदमी है, रोशन अख्तर। ठीक है, तो इसका कार्यकाल कितना है बाबू? कार्यकाल टेन्योर कितना है इसका? 1719 से लेकर और 48 इसका टेन्योर है, 19 से लेकर 48 इसका टेन्योर है। अब इसके समय में पहले समझना मुख्य कार्य इसके समय में क्या हुआ। मुख्य कार्य इंपोर्टेंट वर्क, इंपोर्टेंट वर्क। पहले तो यार ये वही आदमी है जिसने सैयद बंधुओं की पार्किंग लगाई, जो अब तक सबकी पार्किंग लगा रहे थे, इसकी पार्किंग उसने लगाई। ठीक है, याद रखना। इसने सैयद बंधुओं को भारत से, मतलब सैयद बंधुओं को अपने शासनकाल में उखाड़ फेंका, सैयद बंधुओं का काम तमाम किया। सैयद बंधुओं ठीक है का क्षय किया, या फिर सैयद बंधुओं की समाप्ति। ठीक है, याद रखना। killed dominance of सैयद ब्रदर्स। अगर किसी को यह लगता हो कि सैयद बंधुओं को मारा था, नहीं, सैयद बंधुओं का जो वर्चस्व है उसको इन्होंने खत्म कर दिया है। ठीक है, दूसरा अवध और हैदराबाद वो इसी के समय में बाहर हुए हैं। अवध और हैदराबाद जो है बाबू वो इसी के समय में इस सल्तनत से बाहर हुए हैं। अवध और हैदराबाद, अवध एंड हैदराबाद मुगल सल्तनत से अलग हुए इसी के समय में। हैदराबाद मुगल सल्तनत से अलग हुए, मुगल सल्तनत से अलग हुए। किसके समय में हुए? इसी के समय में हुए। ठीक है, याद रखना। सेपरेशन ऑफ अवध एंड हैदराबाद, सेपरेशन ऑफ अवध एंड हैदराबाद, हैदराबाद इन हिज टेन्योर। एक और मजे की बात, ये महिलाओं के वस्त्र पहनता था और ये बहुत ज्यादा रुचि लिया करता था, मतलब समझ रहे हो? थोड़ा समझ, बस महिलाओं के वस्त्र धारण करता था, इसलिए इसको एक नाम दिया जाता है, यह महिलाओं का वस्त्र धारण करता था, यह महिलाओं के वस्त्र धारण करता था, यह महिलाओं के वस्त्र धारण करता था, धारण करता था। He wore women cloth, he wore women clothes, women clothes पहनता था ये, और इसी वजह से इसको रंगीला राजा कहा गया। That's why he was known as रंगीला राजा। ठीक है, इसी वजह से इसको एक उपाधि मिलती है, इसको एक उपाधि मिलती है, और उपाधि यानी टाइटल मिलता है, टाइटल। और वो टाइटल कौन सा था भाऊ? भाऊ वो टाइटल था रंगीला राजा, रंगीला राजा।
ठीक है, रंगीला राजा नाम का टाइटल इसको मिला है। अब 1739 में इसके समय में फारसी लुटेरा था, नाम था नादिर शाह, उसने दिल्ली पर अटैक करा। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक करा तो ये आदमी दिल्ली छोड़ के भाग गया। नादिर शाह दिल्ली में आया, रहता है लाल किले में था। कोई भी राजा है मुगलों का, वो औरंगजेब के बाद कोई भी नया राजा आया है तो लाल किले में रहा है। तो लाल किले में से छोड़ के भाग गया ये दूसरी जगह, ठीक है, बदायूं की तरफ भागा था। और ऐसी परिस्थिति में लाल किले को लूटा गया। किसने लूटा है? अभी तो मैंने बताया फारसी लुटेरा, नादिर शाह वही लूटेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो लिख लीजिए 1739 में। हालांकि पहले इसने युद्ध लड़ा है, वो होता है बैटल ऑफ करनाल। अब बैटल ऑफ करनाल में हारने के बाद वो लाल किले में ना आकर सीधा भाग जाता है। मैं बताता हूं 1739 में होता है बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल, करनाल युद्ध होता है, करनाल युद्ध, करनाल युद्ध। अब ये जो बाबू करनाल युद्ध हुआ, ये युद्ध दो लोगों के बीच में हुआ। ये युद्ध दो लोगों के बीच में हुआ। अब दो लोग कौन कौन थे? नादिर शाह जो एक फारसी लुटेरा है, नादिर शाह जो एक फारसी लुटेरा है, और इधर मोहम्मद शाह, फर्स्ट मोहम्मद शाह फर्स्ट। और इसमें जीतता कौन है? नादिर शाह वॉन द बैटल। नादिर शाह ना सिर्फ जीता बल्कि बहुत बड़े लेवल पर जीता, वॉन द बैटल, और बहुत बड़े लेवल पर वो जीता, बहुत बड़े लेवल पर। ठीक है, समझिएगा, नादिर शाह वॉन द बैटल। जैसे ही नादिर शाह इस युद्ध को जीतता है, याद रखना मोहम्मद शाह जो है वो दिल्ली छोड़कर भाग गया। इसी के बाद, इसी समय नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा। नादिर शाह लूटेड दिल्ली। और इसी समय जो नादिर शाह था, ये तख्त ताउस को, तख्त ए ताउस को, तख्त ए ताउस को, तख्त ए ताउस, तख्त ए ताउस को, तख्त ए ताउस नाम की आइटम को कहां ले गया? फारस ले गया। फारस यानी वर्तमान का जो ईरान है ना, वो ईरान है वर्तमान का ईरान, पर्शिया ले गया, पर्शिया ले गया। लेकिन इसी तख्ते ताउस में कोहिनूर लगा था। इसी तख्ते ताउस में क्या लगा था? कोहिनूर। और कोहिनूर भी इंडिया से बाहर चला गया, और कोहिनूर भी इंडिया से बाहर चला गया। आपने वो देखी है ना मूवी बाजीराव? देखो, मैं इस बात के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं कि आप बाजीराव मस्तानी मूवी देखें, बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल ही बेकार है। सारे के सारे फैक्ट बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। बताया गया है कि बाजीराव जो थे, बाजीराव बल्लाल, उनकी डेथ मतलब प्रेम वियोग में हुई। क्या पागलपन है? अरे यार, वो आदमी था जिसने अपने जीवन काल में जितने युद्ध लड़े सारे के सारे जीते, और लगातार युद्ध लड़े। क्षमता देखिए उस आदमी की। और उसको बदनाम कैसे किया जा रहा है? बाजीराव मस्तानी। अबे ये क्या ही बात हुई? ठीक है, वो आदमी इनसे ही तो लड़ने आ रहा था, लेकिन फीवर हो रखा था बहुत ज्यादा। नर्मदा नदी के किनारे रुके मध्य प्रदेश में, और वहां से आगे नहीं बढ़ पाए। दिमागी बुखार के कारण उसकी मृत्यु हुई। और मूवियों में क्या दिखाया जा रहा है? प्रेम प्रसंग था। मैं तो क्या ही बताऊं उनको मैं, ठीक है, जानकारी है नहीं। ठीक है, अब उसके बारे में क्या ही करें। लोग इतने मूर्ख हैं कि ऐसी चीजों को वो सुपरहिट बनवा देते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा गलत है भाई। इसके संदर्भ में काफी सारी चीजें होनी चाहिए, बट क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, सबके अपने अपने मतलब विचार विमर्श अलग हो सकते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं आई कमेंट? अरे यार देखो यार, ऐसे सही नहीं लग रहा। ठीक है बाबू, चलिए, जैसे ही नोट हो जाए तुरंत बताइएगा। हम्म। चलो, नोट जब हो जाए तो बताइएगा, जब हम आगे बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो जी। अरे हाँ, साइड ही हूं मैं, प्लीज साइड नोट करो। पूरी तरीके से गलत है भाई मस्तानी की स्टोरी।
ठीक है, डन, बहुत बढ़िया, अद्भुत। जी हाँ, अरे भैया मैंने पढ़ा है। तो ये गर्ल्स की ड्रेस क्यों पहनता था श्रुति? श्रुति मैं क्या बताऊं आपको, गर्ल्स की ड्रेस में पहनने में भाई को मजा आता होगा। ठीक है, हाँ, आगे बढ़े। ओके, गॉचा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद समझिएगा। 1748 में हालांकि इसकी डेथ हो जाती है, यहीं लिख सकते हैं आप, 1748 में हालांकि डेथ हो जाती है, 1748 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 48 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1748 में होती है इसकी मृत्यु, और मृत्यु के बाद इसी का पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठता है। मृत्यु के बाद इसका पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठता है, मृत्यु। और गद्दी पर कौन बैठा? गद्दी पर अहमद शाह। अहमद शाह, अहमद शाह जो इसी का पुत्र है। अहमद शाह को हम देखते हैं। ठीक है, चलो चलो चलो, देखिए अहमद शाह। अहमद शाह का भी इतना कोई ज्यादा खास टेन्योर है नहीं। अहमद शाह ये मोहम्मद शाह का बेटा है, नाम है अहमद शाह। मोहम्मद शाह का बेटा है जिसका नाम है अहमद शाह। अहमद शाह का जो टेन्योर पूरा रहने वाला है वो 48 से 54 तक रहेगा, 1748 टू 54, 1748 से 54 तक रहेगा। इसके समय में याद रखना कि इसका एक वजीर हुआ करता था, जो वजीर बड़ा खास रहेगा। वजीर का मतलब क्या होता है बेटा? एक तरीके से चीफ मिनिस्टर। वजीर का मतलब होता है एक तरीके से चीफ मिनिस्टर। अब जो चीफ मिनिस्टर है इसका समय, वो था इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क, इमाद उल मुल्क। वो पूरी तरीके से इस पर कंट्रोल रखना चाहता था, इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क, इमाद उल मुल्क। अच्छा, वैसे समझना, अहमद शाह के समय में अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य हुआ है तो वो समझना, महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ था कि अहमद शाह दुरानी ने आक्रमण करने की कोशिश की थी। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको विफल कर दिया गया था। इस समय में अनसक्सेसफुल अटैक ऑफ अफगानी रूलर, अफगानी रूलर अहमद शाह दुरानी, अहमद शाह दुरानी। इसके समय में अफगानी शासक अहमद शाह दुरानी ने असफल आक्रमण किया था, असफल आक्रमण, असफल आक्रमण किया था। और वो जो असफल आक्रमण किया है वो किसने किया है? अहमद शाह दुरानी ने किया है। किसने किया बाबू? अहमद शाह दुरानी ने किया है, अहमद शाह दुरानी, अहमद शाह दुरानी। नाम दुरानी क्यों है? दुरानी वंश है इसका, दुरानी वंश है इसका, तो इसके बारे में भी याद रखना, दुरानी वंश का था अहमद शाह दुरानी। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी बात क्या है जी? बड़ी बात यह है कि ऊधम बाई ने इसको अनसक्सेसफुल कराया था। विफल किसने किया था? ऊधम बाई ने। ऊधम बाई इसके समय इसके दरबार में सलाहकार की भूमिका निभा रही थी। ठीक है, तो ये ऊधम बाई के संरक्षण में था, तो ऊधम बाई की इसमें विशेष भूमिका है, ऊधम बाई की विशेष भूमिका है। और ऊधम बाई राजपूत है, ऊधम बाई की विशेष भूमिका, विशेष भूमिका है, स्पेशल रोल है इनका। ठीक है, तो इसका आप इंपॉर्टेंट रोल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, विशेष रोल, इंपॉर्टेंट भूमिका है, इंपॉर्टेंट रोल है। अब किसी का भी अगर इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, टेंट रोल रहेगा, तो उसमें क्या होगा? उनको एक उपाधि से सुसज्जित किया जाएगा। ठीक है, चलिए, अब याद रखना कि विशेष भूमिका के तौर पर जो ऊधम बाई हैं, इनको एक उपाधि दी गई है। उपाधि नहीं, उपाधि कौन सी दी गई है वो समझिए। उपाधि है इनकी, देखो पहली बात सर ये आई कैसे, मैंने बताया ये एक एडवाइजर थी यहाँ पर। उपाधि है किबला ए आजम। उपाधि क्या बाबू? किबला ए आजम की उपाधि है, किबला ए आजम, किबला ए आजम, किबला ए आजम, किबला ए आजम, याद रखना। अब इमादुल मुल्क को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू विकास नागर, थैंक यू मेरे भाई। ठीक है, किबला ए आजम, किबला ए आजम।
अब भाई बड़ी बात यहाँ पे क्या है बाबू, कि जो इमादुल मुल्क है उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, और इमादुल मुल्क अहमद शाह की हत्या कर देगा। ठीक है, याद रखना। इसके बाद क्या हुआ, वजीर कौन है, इसके बाद ये है 1754 में, 1754 में इमाद उल मुल्क इसकी हत्या कर देता है। इमाद उल मुल्क, इमाद उल मुल्क अहमद शाह की हत्या करता है, अहमद शाह की हत्या करता है। हत्या करके करके इसके चाचा, ये चाचा, इसके चाचा आलमगीर टू को गद्दी पर बिठाता है। इसके चाचा आलमगीर टू को गद्दी पर बिठाता है। आलमगीर टू को गद्दी पर बिठाता है, टू को गद्दी पर बिठाता है, गद्दी पर बिठाता है। किसको गद्दी पर बिठाया, आलमगीर टू को। ठीक है, आलमगीर। पता है हत्या काफी मार्मिक है इसकी भी, इसकी आंखें फोड़ दी थी इमादुल मुल्क ने, इसकी आंखें फोड़ दी थी, समझ गए। ठीक है, अंधा कर दिया था, जी हाँ अंधा कर दिया था, कैद कर दिया था। ठीक है, इमादुल मुल्क अहमद शाह की हत्या कर देता है, इसको अंधा कर देता है, अंधा कर देता है, अंधा करता है। तो सोच के देखो क्या टॉर्चर रहा होगा उस लेवल का। ठीक है, समझिए। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आलमगीर टू को हम पढ़ेंगे, शाहजहां थर्ड को पढ़ेंगे, और उसके बाद आएगा शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। बट बड़ी बात है शाह आलम फर्स्ट कौन था, मैं बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। बताइए ये कौन सी उपाधि है भाऊ? कोई सी भी नहीं है भैया, नाम है किबला आजम, याद रखना है। और बताओ क्या हाल है आपके, मौज आ रही है ना, जीवन अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है? समय हो गया क्या? ओ मैंने देखा नहीं, कोई नहीं, 5 1 मिनट और देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बेटे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी टेंशन की बात भी नहीं है, थोड़ा सा देख लेते फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है सर। इसके बाद जो आलमगीर टू गद्दी पर बैठा है इसके बारे में हम देख लेते हैं, आलमगीर टू के बारे में। आलमगीर टू, अब ऐसे आप मैप बना लीजिए एक आलमगीर टू। आलमगीर, आलमगीर टू का जो टेन्योर है बेटा ये याद होना चाहिए, उंगलियों पे होना चाहिए, 54 से 59। फिर इसका बेटा आलमगीर टू का बेटा शाहजहां थर्ड, शाहजहां थर्ड, ये 1759 में एक ही साल के लिए रहेगा, एक ही साल के लिए शाहजहां थर्ड। और शाहजहां थर्ड के बाद आएगा शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड 1759 से लेकर, इसका अच्छा खासा मजबूत टेन्योर है 1806, मजबूत। ठीक है चलिए, 47 साल का टेन्योर है, 47 ईयर्स का मजबूत टेन्योर है भाई इसका शाह आलम का। पर सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा अकबर और सबसे ज्यादा कंसिडर किया जाता है अकबर का और औरंगजेब का, 49 ईच, 49 साल दोनों ने शासन किया ईच, ये 47 पे रह जाता है, 47। ठीक है, दैट इज शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। तो अब इनके बारे में हम बात करेंगे। शाह आलम सेकंड के बाद और भी रूलर्स आएंगे जिनके बारे में बात करनी होगी। हर एक रूलर के बारे में बात करना हमारी जिम्मेदारी बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनता है। जैसे इसके बाद अकबर टू आएगा, अकबर टू का टेन्योर इतना ज्यादा बड़ा या विशालकाय नहीं है, इनके बारे में हम कल चर्चा कर रहे होंगे, बट फिर भी मैं रूलर्स के नाम लिख देता हूं जिनके बारे में हमें कल पढ़ना है, पढ़ेंगे बट नाम लिख रहा हूं बस। अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय, ठीक है, अकबर टू, ताकि आपको थोड़ा सा नोट रहे, माइंड मैप रहे। भाई ये 1806 से 1837। इसके बाद है लास्ट आपका बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, जफर, जफर का टेन्योर 1837 से 58 है।
तो सबको देखेंगे, ठीक है। आलमगीर के समय में हालांकि कोई ज्यादा खास काम हुआ नहीं है, एक काम हुआ है कि बैटल ऑफ प्लासीज के समय में हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, हालांकि उसको हम कल ही देखेंगे। चलो कोई नहीं, समय हो चुका है ना आपका, दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है, आपकी भी और हमारी भी। खैर बड़ा अच्छा लगा आज का सेशन, काफी बढ़िया रहा। दिल्ली में बारिश है और उसके बावजूद भी आप आए, सर्दियों के मौसम में मजा ले रहे हो, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि चाय पीते रहिए, और हाँ विशेषतः आपके लिए मैं बात कह रहा हूँ कि चाय पीते रहिए और वार्म रहिए, ताकि आपको कोई मतलब दिक्कत ना हो जाए, है ना, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। और इसी प्रकार से मिलते रहेंगे आपसे, कल फिर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से ख्याल रखिए अपना, और जल्दी एक इंस्टाग्राम पर सीरीज भी आने वाली है, और उसके लिए आप जुड़ जाइए, अभी से ऑलरेडी जुड़ जाइए, ठीक है। और अच्छा लगेगा मुझे जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आप वहां पर लेकर आएंगे, दैट विल बी वेरी गुड, है ना, और अच्छा लगेगा, है ना। आप कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।